हम लोग आज भी वही हैं जहां से कल फेसबुक लाइव किया था। राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रूपनगढ़। और जैसा मैंने आपको समय दिया था 10:30, लेकिन किन्हीं कारणों से हम लोग लेट हो गए हैं, क्योंकि अभी सबका साथी जो हैं, जो आंदोलन में हैं, वो किसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। तो रूपनगढ़ नौसल गांव का जो मामला है, ओम प्रकाश रैगर जिन्होंने सुसाइड किया, किन परिस्थितियों में किया, किन कारणों से किया, उसके लिए सब चीजें पिछले 2 दिन से चर्चा में ही है। अब आज तक की क्या प्रोग्रेस है, ये भी आप लोगों को जानना चाहिए। और फिर अब हम लोग क्या सोच रहे हैं, हम लोगों ने क्या तय किया, ये भी आप लोगों को जानना चाहिए। तो बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए आज तीसरा दिन है। लगभग 48 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है डेड बॉडी को मोर्चरी में रखे। बड़ी मुश्किल से आज लड़के प्रशासन से डीप फ्रिज की व्यवस्था कराई गई, जिससे कि बॉडी को कोई नुकसान ना पहुंचे। अभी तक भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी तक भी वो अधिकारी, जिन लोगों ने जिनके कारण ये सब हुआ, अभी तक भी वो खुली हवा में घूम रहे हैं। अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं। और भी कई चीजें जिनको मैं महसूस करता हूँ। मेरी अभी बात हुई पीड़िता की माँ, पीड़ित जो है परिवार, उनसे, यानी कि ओम प्रकाश की जो मम्मी है, उनसे। तो वो बड़ी बात दिलचस्प है, आपको जाननी चाहिए कि उन्होंने एक सवाल मेरे सामने रखा कि ये 2 बेटियां हैं, ये कल चली जाएंगी, हमें गांव में रहना है, हम गांव में क्या काम करेंगे, कौन हमें मजदूरी देगा, किसके यहाँ हम जाएंगे, हमारी सुरक्षा कैसे होगी, किस तरह से आगे की लड़ाई हम लड़ पाएंगे, वो लोग चिंतित हैं। और ये सवाल सिर्फ उनके सामने नहीं, ये सवाल हम सब लोगों के सामने है कि एक चला गया और दूसरे लोग अपनी चिंता कर रहे हैं कि उनके साथ क्या होने वाला। यही इस तरह का डर जो है, अगर आप सुसाइड नोट को देखोगे, उसमें भी जाहिर किया गया था। मैं एक बड़ा दिलचस्प है, आज मैं दोबारा से मैंने सुसाइड नोट पढ़ा। अभी भी सुसाइड नोट होगा शायद, यहाँ किसी के पास है क्या? मैं एक बार उस सुसाइड नोट को दोबारा से पढ़ना चाहता हूँ। जो लोग आज लाइव से जुड़ के जान रहे होंगे, एक बार उनको घटना जाननी चाहिए। तुम्हारे पास शायद सुसाइड नोट है, वो इसमें थोड़ा सा मैं पढ़वाता हूँ, देना जरा। पूरी घटना ये है कि 24 अक्टूबर को ओम प्रकाश के पिताजी के साथ, उनकी मां के साथ मारपीट हुई। ओम प्रकाश पढ़े लिखे नौजवान हैं, वो महाराष्ट्र में, मुंबई में जॉब करते हैं। 1 अक्टूबर को गए थे अपने पिता के साथ हुए अन्याय पर रिपोर्ट लिखाने। 24 तारीख को रिपोर्ट नहीं लिखी गई, 25 तारीख को रिपोर्ट लिखी गई। वो भी तब जब ओम प्रकाश ने कहा कि हम कोर्ट जाएंगे। रिपोर्ट लिखने के अनुसार एसएचओ ने कह दिया कि तुम्हारे खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। उसके बाद हुआ भी ऐसा, 2 घंटे बाद एक चोरी का मुकदमा, झूठा मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज कर दिया गया। और ये सूचना भेजी गई गांव में कि जो भी इनकी मदद करेगा उसके खिलाफ ऐसे ही कार्रवाई होगी। फिर जो SC/ST एक्ट में जो डिप्टी एसपी जांच करते हैं, वो डिप्टी एसपी आए, उल्टा ओम प्रकाश को, उसके परिवार को धमकाया, बेइज्जत किया और जाकर बैठ गए विरोधी पक्ष के पास। 3 घंटे वहीं रहे, खूब चाय नाश्ता किया, उसके बाद लौट गए। और उल्टा इनसे कहा, जब ये उनसे मिलने गए, कि क्या तो उस मुकदमे वापस ले लो, वरना तुम्हें चालान करके जेल भेज दिया जाएगा। इसके बाद 1 तारीख तक ओम प्रकाश लड़ता रहा, बार बार थाने गया, अपमानित होता रहा। फिर उसने एक सुसाइड नोट लिखा और फाइनली 1 तारीख को उसने सुसाइड कर लिया। अब सुसाइड नोट में क्या है, जो लोग आज इस घटना के बारे में जान रहे हैं, उनको मैं पढ़ के सुना दूं।
मेरा नाम ओम प्रकाश रैगर है, मेरे पिता का नाम नारायण रैगर है। दिवाली के दिन हम अपने खेत में गवार बाजरे की फसल इकट्ठा कर रहे थे, तभी कृष्णराम गुर्जर व इनके 2 भतीजे कानाराम व नंदराम जबरदस्ती हमारे खेत में भेड़ बकरी चराने लगे तथा जब पापा ने इनका विरोध किया तो उन्होंने लाठियों से मारा पीटा। मेरे पापा विकलांग हैं, उन्होंने कैसे तैसे करके जान बचाई और गांव की तरफ भागे। मुझे और मेरी मम्मी को पूरी घटना बताई। जब हम वहां पहुंचे तो उन्होंने हमें भी घेर लिया तथा हमें भी जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया। कहा कि तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये लोग यह हर साल हमारे साथ ऐसा ही करते हैं। जब हम खेत पर का काम लास्ट में अपनी फसल को तैयार करते हैं, उससे पहले ये लोग अपनी भेड़ बकरियों को हमारे खेत में डाल देते हैं और हमें परेशान करते हैं। मेरे पापा 4 महीने खेत में ही सोते हैं, चाहे बारिश हो या सर्दी या गर्मी। जब हम वारदात होने के बाद थाने में FIR कराने गए तो वहां थानाधिकारी के पास किसी का फोन आ गया कि इनका केस मत लेना, और हमें वहां से मेडिकल करवाने के बाद डरा धमका कर भगा दिया गया। बोले कल आना। अगले दिन जब हम वहां गए तो बोला कि हमने सुबह आने के लिए बोला था, अब आप लोग कल आना। हमने कोर्ट में जाने का नाम लिया तो उन्होंने हमारी FIR लिखी, लेकिन केस को बहुत हल्का कर दिया ताकि हम कुछ भी ना कर सकें। इसमें हमारे गांव के पूर्व सरपंच रणजीत सिंह राठौड़ गुर्जर वोट बैंक पाने के लिए शामिल हो गया। उसकी जान पहचान बहुत बड़ी है, इसलिए उसने और थानाधिकारी अयूब खान इन्होंने मिलकर मेरे छोटे भाई राहुल और मेरे अंकल युगल किशोर पर झूठी रिपोर्ट दर्ज करवा दी तथा जो डिप्टी, आप जानते हैं शेड्यूल कास्ट के मामलों की जांच हमारे यहाँ CO करते हैं यूपी में, तो यहाँ उप अधीक्षक यानी कि डिप्टी उनको कहते हैं, वो करते हैं। डिप्टी लोकेंद्र दादरवाल हमारा बयान करने मेरे गांव आया तो वह भी रणजीत सिंह राठौड़ के घर जाकर बैठ गया और यह सब मिल गए। आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। मैं अपने माँ बाप का आत्मसम्मान नहीं बचा पाया, मैं अपने माता पिता का आत्मसम्मान नहीं बचा पाया। उनके सामने जाने में भी मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है, जिन्होंने मुझे इतना पढ़ाया। आज मैं उनकी रक्षा व आत्मसम्मान नहीं बचा पाया। मैंने जिस संविधान को पढ़ा और समझा, फिर भी मैं कुछ कर नहीं पाया। इस सिस्टम की वजह से और गांव वाले पूर्व सरपंच की वजह से इनके पास धन व पॉलिटिकल बल है। मेरे केस को उन्होंने पॉलिटिकल बना दिया और मैं सिर्फ देखता रह गया। मैंने कानून की सहायता ली, जबकि इन्होंने हम पर एक झूठा केस बना दिया। जो मैं अब कर रहा हूं मुझे पता है बहुत गलत। अब मेरे पास इसके अलावा इसके सिवा कुछ ऑप्शन नहीं है। मेरी माँ मैं तेरा इस जन्म में हो नहीं सका, मुझे माफ करना। और मेरी सिस्टर नीतू, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाया, मुझे इस बात का बहुत बड़ा अफसोस है। नीतू, मम्मी पापा का ध्यान रखना और कार्रवाई करवाना, चाहे अपना सब कुछ बिक जाए, छोड़ना मत इन सबको। पुलिस का यह वाक्य आम जनता में विश्वास और अपराधियों में भय, उसका आपको उल्टा कर लेना चाहिए। आम जनता में भय और अपराधियों में विश्वास। मेरा समाज आज भी इन सब परिस्थितियों से गुजर रहा है और उस रणजीत सिंह राठौड़ ने गुलाम बनाकर रखा है। पहली बार मैं थाने गया, उसकी बात नहीं मानी तो उसने कोई कार्रवाई नहीं होने दी। मेरी एक लास्ट इच्छा है कि भीम आर्मी के संस्थापक मेरे साथ जो हुआ वो न्याय दिलाए और अपने हाथों से मेरा अंतिम संस्कार करें। मेरा समाज आज भी गुलामी में जी रहा है। वह नीच जाति के लोगों जैसे शब्दों से पूरे गांव में अपमानित होते हैं और उन्हें डर रहता है कि और वो रणजीत सिंह के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते। मेरा समाज के 4-5 लोग जो इसके तलवे चाटते हैं, उनसे विनती है कि आप इनकी गुलामी ना करें और एक बेटे को अपनी मम्मी पापा और सिस्टर से दूर ना करें। मुझे पता नहीं अब ये लोग क्या करेंगे, बट मेरे मम्मी पापा और परिवार को बचा लेना। चंद्रशेखर आजाद रावण से ये मेरी विनती। जय भीम। आई लव माई फैमिली। अलविदा। ये सुसाइड नोट जिसमें कई चीजें गंभीर रूप से उसने कही, आरोप लगाए जिन लोगों की वजह से सुसाइड कर रहा है, लेकिन अब तक उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। ये राजस्थान सरकार की न्यायिक व्यवस्था है जिसकी पीठ थपथपाते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री। मुझे ये भी कहने में बड़ा कोई गुरेज नहीं कि सरकार चाहे कांग्रेस की और बीजेपी की, हमारे साथ अन्याय बरकरार होता है, सत्ता का चरित्र एक होता है। पिछले 3 दिन से किसी सरकार के नुमाइंदे ने पीड़ित परिवार से बात नहीं की, उनकी सुध नहीं ली। यहाँ तक यहाँ के
डीएम और एसपी भी यहाँ तक इस परिवार का हाल जानने नहीं आए। इसका एक कारण भी है। इसका कारण यह है कि पिछले कुछ दिन पहले यहाँ इस रैगर जाति की महासभा मुख्यमंत्री जी ने कराई। अब मुख्यमंत्री जी को विश्वास है कि रैगर समाज के जो सीनियर लोग हैं वो तो अपने जो कमिटमेंट मुझसे हुआ उसके लिए मेरे साथ रहेंगे, तो कुछ दिनों बाद ये लोग बैठे रहेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। और हो सकता है इसी वजह से मुख्यमंत्री चैन से अपने घर बैठे। उनको लगता है कि ये लोग मेरे खिलाफ तो जाने से रहे। इस वजह से मुख्यमंत्री इतनी संवेदनशील घटना पे एक ट्वीट करना भी उन्होंने सही नहीं समझा, ना ही उनका कोई नुमाइंदा इनके आंसू पूछने आया। अब सवाल ये है, इसका मतलब ओम प्रकाश को मर जाना चाहिए था, क्योंकि न्याय तो उसको मिल नहीं पा रहा है। और अगर वो न्याय की लड़ाई को मजबूत करने के लिए उसने ये बलिदान भी दिया इस उम्मीद के साथ कि न्याय मिलेगा, तो भी न्याय नहीं मिल रहा है। तो अब आप समझिए कि हालात क्या है। मेरे आज और हरियाणा का मामला एक ध्यान में आया, जहां उनके परिवार के लोग डटे रहे कि हमें न्याय चाहिए। और जिस दिन मैं गया फिर काफी गर्मा गर्मी हुई। उसके बाद फिर ये तय हुआ हरियाणा के मामले में कि अगर 2 दिन में सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी तो कोई अधिकारी का दफ्तर वो खुलेगा नहीं, सब में ताले लगेंगे। तो मुझे लगता है ऐसी ही इंतजाम हमें अब यहाँ करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी और सरकार हमारे सब्र का इम्तिहान ले रही है। उनको लगता है कि हम लोग क्या करेंगे। वो लोग चाहते हैं कि हम गुस्से में कोई कदम उठाएं और वो आंदोलन को हिंसक बना के बदनाम कर दें, या फिर उनके लोग आगे पथराव कर दें, आंदोलन हिंसक हो जाए। आप हमारा धैर्य देखिए कि हम 2 दिन से इस मामले में डटे हुए हैं और किसी भी तरह का आक्रोश हमारे साथी जो हमारे ही भाई चला गया और हम ही इस अन्याय को सह रहे हैं। ये प्रमाण है कि आज भी भारत में शोषित वंचित वर्ग के लोगों के साथ कितने बड़े पैमाने पर अन्याय होता है। और आवाज उठाने पे न्याय तो बहुत दूर की बात, उनको अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। जैसा मैंने कहा कि तो मैं समझता हूं कि ये अन्याय अत्याचार जो है इसलिए झेलना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ सरकार में बैठे हुए लोग संवेदनहीन हैं और उनकी मानवता, उनकी संवेदनाएं मर चुकी। आज रात हम लोग फिर इंतजार करेंगे, खुले आसमान के नीचे बिताएंगे। सभी लोग यहाँ मौजूद हैं, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में। पीड़ित परिवार भी यहाँ मौके पे मौजूद है। अगर क्योंकि ज्यादा लंबे समय तक क्रांति को रोक के नहीं रखा जा सकता और किसी को इतना भी नहीं दबाया जा सकता कि वो कुचला जाए, तो कल हो सकता है हमारे आंदोलन का आखिरी दिन हो। क्योंकि अगर कल सुबह तक हमारी मांगे नहीं मानी गई तो मजबूरी में फिर हमें अपना वही रूप, ये समाज अन्याय अत्याचार लड़ने के लिए 2 अप्रैल जैसा इख्तियार करता है, तो वही रूप जो है मजबूरन अपने भाई के सम्मान की रक्षा के लिए हम लोगों को लेना पड़ेगा। चाहे फिर जाके हम इस डेड बॉडी को ले जाके अपने भाई की, चाहे हमें तो इसलिए आज का इंतजार हम लोग करेंगे। कल सुबह हम लोग पूरी ताकत से अपने आंदोलन को धार देंगे। मैं कुछ जगह पे आज कैंडल मार्च हुआ। मैं साथियों से निवेदन करता हूं कि कल पूरे देश में आप जहां भी, आप अपने घर भी हैं, तो एक कैंडल ओम प्रकाश रैगर के लिए जरूर जलाएं। क्योंकि जब आप उनका सुसाइड नोट पढ़ते हो, वो कहीं से भी हारा हुआ नहीं लग रहा है। उसकी जो बातें हैं वो समाज को जगाने वाली है। वो गुलामी छोड़ने के लिए मना करता है, वो तलवे चाटने के लिए मना करता है, वो लड़ने का प्रयास करता है। वो उसका जो संदेश है कि चाहे हमारा घर क्यों ना बिक जाए, समझौता मत करना, संघर्ष करना, वो ये हमें एक दर्शन देता है, एक रास्ता देता है कि हमें अपने ऊपर हो रहे अन्याय के खिलाफ मजबूती से लड़ना है। इसलिए मैं उनको आत्महत्या नहीं, मैं उनको शहीद भी मानता हूँ। आज वो हमारे बीच में नहीं, और मैं जीवन में उनको शहीद ओम प्रकाश रैगर के नाम से ही जो है ना, हम लोग उनको याद करेंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि जिस दिन उनकी शहादत हुई, यानी कि 1 नवंबर
उस दिन को हम एक वीर योद्धा की शहादत के रूप में मनाया करेंगे। तो मैं अपने सभी साथियों से अपील करता हूं, जो साथी इस लाइव को सुन रहे हैं, क्योंकि लेट हो गया है, जहां तक भी मेरा संदेश चला जाए, जब आप सुबह भी सुनेंगे, और हमारे जो सीनियर लीडर हैं भीम आर्मी के, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि वो भी संदेश को साथियों तक पहुंचा दे ग्रुपों के माध्यम से। कल पूरे देश में सभी जगह पे जहां जहां भी हमारे कार्यकर्ता मौजूद हैं, वो कैंडल जरूर जलाएं शाम के समय, और उसकी फोटो जरूर डालें। पता लगे कि पूरे देश में या दुनिया में कहां तक हमारे लोग इस अन्याय को देख रहे हैं और वो उस अन्याय के दर्द को महसूस कर रहे हैं। कल आपको सोशल मीडिया के जरिए अपनी ताकत दिखानी है कि आप कहां तक इस आंदोलन के प्रति गंभीर हैं। और बाकी कल सुबह 10 बजे 10 से 11 के बीच में हम निर्णय लेंगे कि आगे का आंदोलन हम लोग क्या करें, कैसे चलाएंगे, और सब साथियों से भी राय लेंगे। लेकिन ये याद रखें, मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि ये गलतफहमी है आपकी, हम लोग कमजोर हैं। जिन महासभाओं के भरोसे आप बैठे हैं, तो वो एक कहावत मुझे याद आती है कि दरख्तों के कटने किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा ना होता। अगर हमारे लोग आपकी चाटुकारिता नहीं कर रहे होते तो श्रीमान आप तो चैन से अपने घर में नहीं सो रहे होते। ये गलती हमारी है, और मैं इसमें अपने आप को ज्यादा दोषी मानता हूं कि मैं अपने लोगों को गुलामी करने से रोक नहीं पाया, वरना आपके जैसे मुख्यमंत्री हमारे लोगों के तलवे चाटते अगर हमारे लोग संगठित होते। खैर कोई बात नहीं, इनको तो हम लोग समझा लेंगे, लेकिन आपको भी समझाने का समय समाज देख रहा है, वो आपको भी समझाएगा। आपकी इस तानाशाही का, आपकी इस गुंडागर्दी का जवाब समाज समय आने पर देगा। मगर मैं राजस्थान के साथियों से अपील करूंगा कि राजस्थान के साथ वो संदेश पहुंचाएं कि कल पूरे देश में वो कैंडल मार्च करें शाम के समय, और इस नालायक निकम्मी सरकार की न्यायिक व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था का ढिंडोरा जिसका पीटते हैं, वो पूरे देश में बताने का काम करें कि यहाँ की सरकारें किस तरह से। तो मैं जो बात आपसे अंतिम कह रहा था कि ये सरकारें हमें जिंदा रहते तो न्याय नहीं देती, तो मरने के बाद भी न्याय नहीं देती। इस निकम्मी सरकारों के भरोसे जितने दिन आप रहोगे, आप अपने ही लोगों के साथ खिलवाड़ करते रहोगे और खुद से ही मजाक करते रहोगे। बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने मुझे सुना। बस अभी से इस मैसेज को वायरल कीजिए, कल कैंडल मार्च है। कल सभी जगह से पता लगना चाहिए कि देश के किस किस कोने में इस अन्याय के प्रति गुस्सा और जो है इस अन्याय के खिलाफ लड़ने का विश्वास जो है वो मजबूत हो रहा है। जय भीम, जय भारत, जय जोहार, जय मंडल, जय संविधान। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। बाकी अपडेट के साथ सुबह